हेलो डियर एस्पिरेंट। जैसा कि आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कैलेंडर आ चुका है और दिसंबर में आपका मेंस एग्जाम है। सितंबर में प्रीलिम्स कंडक्ट हो रहा है। पहले प्रीलिम्स ही होगा सितंबर में, फिर दिसंबर में मेंस होगा। तो हम उसी पर कुछ आज डिस्कशन करेंगे। कुछ नई स्ट्रेटजी आपके लिए लाया जा रहा है। जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ पा रहे हैं या कुछ जॉब कर रहे होंगे या किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए आईबीई इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जा रहा है और लर्निंग ऐप का नाम है प्रोन्नति ऐप, जिसे आप डाउनलोड करके अपने घर पर आसानी से पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं। और आज हम यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी और डिस्कस करेंगे कि जैसे मेरा नाम अंगद यादव है। मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी आपके साथ डील करूंगा। तो अभी हम ज्योग्राफी का वेटेज आपको बताएंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने का, और ज्योग्राफी का वेटेज कैसा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ जाएंगी। सी सेट बैच भी आपका स्टार्ट होगा। कंप्लीट जीएस कवरेज होगा, कंप्लीट सी सेट कवरेज होगा, जिसमें आपके पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड की जाएंगी। और आईबीई की तरफ से एक्सपर्ट फैकल्टी भी आपके सामने आएंगे और अपने अपने अलग अलग सेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी को यहाँ डिस्क्राइब करूंगा, अभी हम ज्योग्राफी वाले सेक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स में टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें हम, तो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 200 का होगा। और क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम ये समझ लीजिए कि कभी पेपर के नेचर पे डिपेंड करता है कि पेपर टफ है कि पेपर आसान है। तो जनरली हम यही देखते हैं, मतलब जो एनालिसिस मैंने देखा है कि आप कोशिश करिए कि 90 प्लस स्कोर अगर आपका होता है आउट ऑफ 200, तो चांसेस ज्यादा होते हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। अब यहीं पर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, अगर हम ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की बात करते हैं, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के सेक्शन को देखते हैं, तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का सेक्शन लगभग आप देखेंगे कि 25 टू 30 क्वेश्चंस, 25 टू 30 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से आते हैं। तो आप देखेंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मिला के 25 टू 30 क्वेश्चन आ रहा है। यानी 25% टू 30% वेटेज आपको ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से मिल जाता है। तो इसका मतलब प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, प्रीलिम्स में सेलेक्ट होने के लिए, आप जानते हैं आयोग जब प्रीलिम्स का रिजल्ट निकालता है तो उस पीडीएफ में आपका नाम हो, तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। और एक आप सिलेक्शन के लिए ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बताता हूं कि कैसे हमें ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। आपकी जो ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है 20 जनवरी से, 20 जनवरी से जो ऑनलाइन क्लास हमारी स्टार्ट होगी आईबीई की तरफ से, उसमें ज्योग्राफी को हम कैसे पढ़ेंगे, प्रीलिम्स पे हमें कहाँ कहाँ ज्यादा फोकस करना है, मेंस वाला कौन कौन सा एरिया देखना है जिस पर हमें फोकस करना है। तो प्रीलिम्स और मेंस के कंबाइंड क्लासेज रहेंगी, जिसमें हम पहले प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। जैसे 1 मंथ हम प्रीलिम्स फोकस करेंगे तो 1 मंथ मेंस पे फोकस करेंगे। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ हमें चलना है। और
जो भी क्लासेज होंगी उसका आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड किया जाएगा, पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी, और लाइव क्लास भी आप देखेंगे, और उसमें आप अपने डाउट सेशन भी आपका क्लियर किया जाएगा कि ऑन लाइव होकर के आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो तुरंत आप पूछ सकते हैं, और एट इंस्टेंट आपके डाउट क्या किए जाएंगे, क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ज्योग्राफी पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो आप बताइए सिंपल सी भाषा में कि ज्योग्राफी है क्या, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो सोच रहे होंगे कि अर्थ की स्टडी ही ज्योग्राफी है, और अलग अलग लोगों के थॉट्स आते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं कि ज्योग्राफी की बात अगर हम करें तो देखिए, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ वेरिएशन geography is the study of variations in terms of variations in terms of physical in terms of physical oblique natural physical oblique natural and human and human geography geography on the surface of earth on the surface of earth। तो आप यहां पर इस चीज को फोकस करिए कि ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी जो है फिजिकल ऑब्लिक नेचुरल या ह्यूमन की जो उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, उसमें उसके वेरिएशंस की स्टडी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें ज्योग्राफी को दो मेजर सेक्शन में डिस्कस किया जाता है, एक फिजिकल या जिसे हम नेचुरल ज्योग्राफी कहते हैं, और दूसरा जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि फिजिकल या जिसे नेचुरल ज्योग्राफी बोल रहे हो, चाहे आप रॉक्स का नाम लो, माउंटेन का नाम लो, ओशन का नाम लो, रिवर का नाम लो, तो ये सारी चीजें नेचर ने डेवलप की हैं। तो जो इनकी स्टडी होती है, इनके वेरिएशंस की जो हम स्टडी करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल या नेचुरल ज्योग्राफी। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश को ही ले लो, आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में माउंटेनियस एरिया आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश को देखोगे तो फ्लैट प्लेन से नजर आ रहे होंगे। वहीं आप झारखंड छत्तीसगढ़ में जाओ, अगर आप देखो तो आपको प्लेट्यू नजर आ रहे होंगे। तो आप बताओ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कहीं पर आपको माउंटेन नजर आ रहे हैं, कहीं पर प्लेट्यू नजर आ रहे हैं, कहीं पर प्लेन्स नजर आ रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि लैंड फॉर्म का वेरिएशन है। किसका वेरिएशन है, लैंड फॉर्म का वेरिएशन है। और जब लैंड फॉर्म के वेरिएशंस को आप पढ़ते हो तो उसी को जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, जो एक फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होता है। समझ में आ रही बात की नहीं। तो हम अब आपको बताते हैं कि हमें फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो इस चीज को देखिए, तो अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल या फिर नेचुरल ज्योग्राफी, नेचुरल ज्योग्राफी, तो इसमें हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे, इस चीज को आप समझना पहले। जैसे देखिए, हम रॉक्स के वेरिएशंस को स्टडी करते हैं। कहीं पर अरुणाचल प्रदेश में अलग रॉक होगी, यूपी में अलग रॉक होगी, झारखंड में अलग रॉक होगी, छत्तीसगढ़ में अलग रॉक्स होंगी। तो रॉक के वेरिएशंस को देखते हैं। ऐसे ही हम लैंड के वेरिएशंस को देखेंगे, लैंड फॉर्म्स के वेरिएशंस को देखेंगे। हम आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में क्लाइमेट, अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश में टेम्परेचर कुछ अलग होगा,
उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर अलग होगा, केरल का टेम्परेचर अलग होगा, असम का टेम्परेचर अलग होगा, वेस्ट बंगाल का टेम्परेचर अलग होगा। तो टेम्परेचर में वेरिएशंस देखने को मिलेगा आपको। अगर टेम्परेचर में वेरिएशंस देखने को मिलता है तो आप जानते हैं, जैसे आपने घर पे पानी तो गर्म ही किया होगा, वाटर को वार्म किया होगा। अगर हाई टेम्परेचर होता है तो वाटर जल्दी वार्म होता है और वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन रेट। तो इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में इवेपोरेशन रेट अलग होगा, यूपी में इवेपोरेशन रेट अलग होगा, केरल का इवेपोरेशन रेट अलग होगा। तो इस तरह से टेम्परेचर के बेसिस पे आपने इवेपोरेशन रेट को देख लिया। तो इसी तरह से आप बता सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में क्लाउड फॉर्मेशन का अलग अलग मेथोडोलॉजी होगी, यानी यहाँ कम क्लाउड बन रहे होंगे। केरल में आप देखेंगे कि वहाँ इवेपोरेशन ज्यादा होने के कारण, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वहाँ क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, यूपी में क्लाउड फॉर्मेशन कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये क्लाउड के में वेरिएशंस देखते हो। तो मतलब ह्यूमिडिटी में वेरिएशंस आप देखते हो, मॉइस्चर में वेरिएशंस आप देखते हो। तो जब टेम्परेचर की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, विंड की बात करते हैं, मॉइस्चर की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, इन सब चीजों में जो वेरिएशंस हम देखते हैं, तो इन सारे वेरिएशंस की वजह से क्लाइमेट में वेरिएशंस आपको देखने को मिलता है। किसमें? आपको क्लाइमेट में वेरिएशंस को आपको देखने को मिलता है। तो यानी हम यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट में वेरिएशंस देखेंगे। और जब हम क्लाइमेट के वेरिएशंस को पढ़ चुके होंगे तो फिर हम आगे बात करते हैं। आप जानते हो कि अर्थ पे बहुत सारे मेजर ओशंस पाए जाते हैं, उन ओशंस में वेरिएशंस होते हैं, यानी हम इसमें ओशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि अर्थ के सरफेस पे सॉइल्स में वेरिएशंस होती हैं। अरुणाचल प्रदेश की सॉइल अलग होगी, यूपी की सॉइल अलग होगी, केरल की सॉइल अलग होगी। तो सॉइल में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, यानी हम एक टॉपिक सॉइल भी डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज आप देखोगे, अरुणाचल में अगर हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करें तो अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी होगी, यानी फ्लोरा और फौना की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश में फ्लोरा और फौना की अलग मैकेनिज्म होती है, वहां पर अलग आप टाइप को आपको देखने को मिलेंगे। केरल में फ्लोरा और फौना में अलग वेरिएशंस आपको नजर आते हैं। यानी हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? बायोटा की। किसकी बात करते हैं? बायोटा की। तो अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि जब हम अब इस चीज को आप समझना किस तरह से आप अपने सिलेबस को देखो, जितना ज्यादा आपको सिलेबस पे कमांड होगी, सिलेबस को लिंक करना आप सीख जाएंगे, तो चीजें आपके लिए फिर आसान हो जाती है। तो अगर हम यहां पर आप देखेंगे रॉक्स, अगर हम यहां पर रॉक्स के वेरिएशन और लैंडफॉर्म के वेरिएशंस की बात करते हैं, रॉक्स के वेरिएशन या लैंडफॉर्म के वेरिएशंस की बात करते हैं, तो इसको सिंपली इसे कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी लैंडफॉर्म की वेरिएशन पे हम स्टडी करते हैं, रॉक के वेरिएशंस को स्टडी करेंगे तो उसे बोला जाता है क्या? जियोमॉर्फोलॉजी। आपने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा, फंडामेंटल ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर होता है दैट इज कॉल्ड क्या? जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरी चीज, जब हम क्लाइमेट के वेरिएशंस के बारे में बात कर रहे होंगे, क्लाइमेट की स्टडी को क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी क्या कहा जाता है? क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। जब हम ओशन के बारे में बात करेंगे, ओशन की स्टडी करेंगे, तो उसे कहा जाता है ओशिनोग्राफी। उसे क्या कहा जाता है? ओशिनोग्राफी। जब हम सॉयल और बायोटा की बात कर रहे होंगे तो इसमें इसे कहा जाता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी। तो आप देखेंगे ये जो हमारे टॉपिक होते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या? फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी में जो फिजिकल या नेचुरल ज्योग्राफी का पार्ट है, उसके आपके चार मेजर टॉपिक्स होते हैं: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी एंड फोर्थ इज बायोजियोग्राफी। समझ आ रही बात कि नहीं? अब आप मुझे एक बात बताओ, अरुणाचल प्रदेश का रॉक स्ट्रक्चर अलग है, अरुणाचल प्रदेश का लैंड फॉर्म अलग है, यूपी से अलग है, केरल से अलग है,
तो अगर लैंडफॉर्म अलग होगा, आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में माउंटेनियस एरिया है और उत्तर प्रदेश में फ्लैट प्लेन है, तो मैं आपसे अगर कहूं कि आप बताइए एग्रीकल्चर करना कहाँ आसान होगा, तो आप बोलेंगे सर जहाँ फ्लैट एरिया होगा, जहाँ प्लेन एरिया होंगे वहां पर एग्रीकल्चर सिस्टम आसानी से किया जा सकता है, वहां पर प्रोडक्ट क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन आप बोलेंगे कि यूपी में अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में माउंटेनियस एरिया ज्यादा है। तो अब जब यहाँ पर जहां पर ह्यूमन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ह्यूमन ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया, तो ये सब आपकी आ जाती है किसमें, ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पर हम बात करें कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप जानते हो, देखो सिंपल सा मैं फंडा बताता हूं कि ये जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी या नेचुरल ज्योग्राफी अफेक्ट द या इन्फ्लुएंस द ह्यूमन ज्योग्राफी। जहां पर फ्लैट एरिया है और जहां माउंटेनियस एरिया है, तो फ्लैट एरिया में एग्रीकल्चर करना इज इजी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी सॉरी फिजिकल ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है किसको, ह्यूमन ज्योग्राफी को इन्फ्लुएंस करती है। तो रॉक स्ट्रक्चर, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, ओशन, ये सारी चीजें ह्यूमन ज्योग्राफी को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर जहां पर क्लाइमेट अच्छा है वहां एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, वहां सारी चीजें अच्छी होंगी, तो वहां पर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। तो सिंपल सा यहाँ पर है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में जो हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इसी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, इसी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में अगर आपने सिलेबस देखा है या सिलेबस में आपको डिस्कस कर ही रहा हूं, तो नेचुरल रिसोर्सेज से मेंस में क्वेश्चंस बहुत आए हैं, और मेंस के सिलेबस में भी आपका दिया गया है कि नेचुरल मिनरल्स का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राइमरी रिसोर्सेज है, जैसे प्राइमरी रिसोर्स एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी रिसोर्स, टर्सरी रिसोर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये सीधा सीधा सिलेबस में मेंशन है। एंड दैट होल पार्ट इज बिलोंग टू किसका, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। समझ में आ रही बात। अब अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी अच्छी होगी तो सोशल कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहां से हम दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में दैट इज कॉल्ड क्या, आपका सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी। और फिर आप जानते हो कि जैसे कोई चीज हमारे देश में अगर प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो हम उसे दूसरे देश से इंपोर्ट कराते हैं, दूसरे देश से उसे परचेज करते हैं, तो हमें दूसरे देश से अपना रिलेशन अच्छा बनाना होता है। तो दैट इज कॉल्ड क्या, जियो पॉलिटिक्स। दैट इज आवर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर आप देखेंगे जियो पॉलिटिक्स, जिसे जो आप आईआर में भी और अच्छे से पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी। तो जियो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी को हम देखते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ज्योग्राफी का आपका मॉड्यूल है दैट इज अ फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो यहां से एक चीज आपके दिमाग में तो क्लियर हो गई होगी, सिंपली अगर आप देखोगे ज्योग्राफी लैंड फॉर्म और रॉक है, तो यहां से आप बताओ लैंड निकल के आ रहा है, हम लैंड की स्टडी कर रहे हैं, सिंपल सा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हम लैंड की स्टडी कर रहे हैं। क्लाइमेट में हम एयर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ओशन में हम वाटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये सिंपल है कि नहीं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, आपके दिमाग में बैठाना चाहूँ सिंपली, जो आपको रटना ना पड़े, तो ज्योग्राफी कुछ नहीं है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ लॉ, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ लॉ। यही तो फिजिकल ज्योग्राफी हो गई आपकी। इसके अलावा जो आप पढ़ते हैं लॉ के अलावा दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी या जियो पॉलिटिक्स जो पढ़ते हैं। तो लॉ के बारे में अगर हम बात करें, लैंड, जियोमॉर्फोलॉजी यहीं से आ जाता है जिसे आप बोलते हो, या फिर लिथोस्फीयर। एयर के बारे में बात करते हैं दैट इज क्लाइमेटोलॉजी, यानी आपका ये आ जाता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर।
वाटर के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर की स्टडी है आपकी क्लाइमेटोलॉजी है। एयर की स्टडी, मॉइस्चर, टेम्परेचर, इन सब की स्टडी, क्लाइमेटिक कंडीशन की स्टडी आपकी क्लाइमेटोलॉजी है। और हाइड्रोस्फीयर वाटर ओशिनोग्राफी है। तो लॉ ही तो हो गया कि नहीं। और आप बताओ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को, किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए इन तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए कि नहीं। यानी हमें लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाता हूँ, ये वेन डायग्राम लैंड को रिप्रेजेंट करता है, ये वेन डायग्राम वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और ये वेन डायग्राम एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं कहता हूं दिस इज लिथोस्फेयर, दिस इज हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड दिस इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो इन सब का इंटरसेक्शन पॉइंट आप देखेंगे, यही इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, this intersection point is called biosphere, is called क्या, बायोस्फीयर। तो ज्योग्राफी जस्ट स्टडी ऑफ लॉ, और लॉ के अलावा लैंड, एयर, वाटर, इनके अलावा जो स्टडी आप करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो लिथोस्फीयर आप जानते हैं, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा जियोमॉर्फोलॉजी को, जियोमॉर्फोलॉजी। हाइड्रोस्फीयर आप रिप्रेजेंट करेगा, हम डिस्कस करेंगे ओशिनोग्राफी। एटमॉस्फेयर दैट इज क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम। समझ में आ रही बात। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ योर ज्योग्राफी। योर ज्योग्राफी का क्या है, फंडामेंटल है। और फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं। अब इसी प्रोस्पेक्टिव में, जैसे आप फंडामेंटल ज्योग्राफी आपने पढ़ा, तो इसी फंडामेंटल ज्योग्राफी को पढ़ के हम रीजनल लेवल पे अप्लाई करते हैं। हम जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट को इंडिया में अप्लाई करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट को इंडिया में अप्लाई करेंगे, ओशिनोग्राफी के कॉन्सेप्ट को इंडिया में अप्लाई करेंगे, बायो जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट को इंडिया में अप्लाई करेंगे। तो तब हमारी आ जाती है पिक्चर में क्या, इंडियन ज्योग्राफी। क्या पिक्चर में आ जाती है, इंडियन ज्योग्राफी। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी पर, इंडियन ज्योग्राफी पर अगर हम बात करें, हमें इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। अब आपको सिंपल पता चल गया कि ज्योग्राफी में अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी में सीधा हम स्टडी करते हैं अबाउट लॉ, LAW, दिस इज अ फिजिकल ज्योग्राफी। L फॉर लैंड, लैंड, A फॉर एयर, W फॉर वाटर। तो अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, इंडिया में फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो जब हम लैंड के बारे में बात करेंगे, तो लैंड में हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे प्लेट्यू ऑफ इंडिया के बारे में, प्लेट्यू ऑफ इंडिया। हम बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन वॉल, नॉर्दर्न माउंटेन वॉल। हम बात करेंगे प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में, प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। और हम बात करेंगे आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में, आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये जो 4 मेजर टॉपिक हो गए, इन्हीं को बोला जाता है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया।
फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये हमारा क्या बन जाता है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया बन जाता है। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में प्लेट्यू ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न माउंटेन वॉल, प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। जब हम एयर के बारे में बात करते हैं, अगर हम यहां पर एयर के बारे में बात करें तो एयर में आप देखेंगे भारत में क्या आता है, मानसून आता है। समझ में बात की नहीं। तो यहां पर हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, मानसून के बारे में बात करेंगे, मानसून ऑफ इंडिया, सारा मानसून का मैकेनिज्म सीखेंगे, कैसे मानसून आता है, कैसे रेनफॉल होती है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। समझ में बात की नहीं। जब हम यहाँ वाटर के बारे में बात कर रहे होंगे तो सिंपली हम यहाँ बात करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और इंडियन रिवर सिस्टम में हम नॉर्दर्न रिवर सिस्टम, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करेंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करेंगे, यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और रिवर से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो कंप्लीट हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और यहीं पर आप जानते हो कि इंडिया जो है एक तरफ बे ऑफ बंगाल से घिरा है, एक तरफ अरेबियन सी से घिरा है और एक तरफ इंडियन ओशन से घिरा है। तो यहां पर हम बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के बारे में बात करेंगे। और यहां पर हम बात करेंगे अरेबियन सी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इंडियन ओशन के बारे में बात करेंगे, इंडियन ओशन के बारे में बात करेंगे। ये हमारी हो जाती है ये पोर्शन पूरा हमारा हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल या फिर नेचुरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल या फिर नेचुरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको इतना डिस्कस करेंगे, और आप अरुणाचल प्रदेश पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो हम अरुणाचल प्रदेश के फिजिकल ज्योग्राफी पर भी फोकस करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की कुछ स्पेसिफिक लोकेशन, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बारे में डिस्कस करेंगे, और पूरा जो अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफी है हम उसको भी साथ में यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस फिजिकल ज्योग्राफी के साथ एडिशनल सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, कि हम यहां पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, फिजिकल ऑब्लिक नेचुरल ज्योग्राफी को भी, नेचुरल ज्योग्राफी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि आप अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश का भी फिजिकल और नेचुरल ज्योग्राफी जो यहाँ का है उस पर हम भी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। दूसरी चीज, एडिशनल चीज आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी में अदर पोर्शन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, तो अदर पोर्शन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमें डिस्कस करना होता है। जैसे हम इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में रिलीज होती है। अभी हमारे पास करेंटली 2023 की रिपोर्ट अवेलेबल है, तो पूरा इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और कहाँ कहाँ पर कैसे नेचुरल चीजें डिवाइडेड हैं, फॉरेस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे।
तो ये हमारा एक तरह से कंप्लीट सेगमेंट हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी में, केवल फिजिकल ज्योग्राफी की बात। अब जब ये सब हम पढ़ चुके होंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, तो ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में एक तो हम सबसे पहले यहां पर डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में एडिशनल टॉपिक एक और हम डिस्कस करेंगे सॉइल के बारे में। मिनरल के बारे में डिस्कस करेंगे हम, मिनरल ऑफ इंडिया। मिनरल ऑफ इंडिया, मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर अभी आप अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, पिछले ईयर में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो डेमोग्राफी होती है, सेंसस 2011, सेंसस 2011 में पूरी पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई थी, तो हम पूरा का पूरा डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हम यहाँ डेमोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पूरा सेंसस 2011 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, सॉरी फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड की, प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की, इस पर हम ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने आपके सामने सिलेबस डिस्कस किया है, इसको किस स्ट्रेटजी से पढ़ना है, इस पर हम बात करते हैं। तो स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, तो देखिए अब स्ट्रेटजी हमें इस तरह से डिस्कस करना है कि प्रीलिम पहले हमें प्रीलिम्स फोकस करना है, फिर मेंस पे फोकस करना है। तो स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स, स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स। अब अगर हम यहाँ पर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, तो देखिए जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैंने कहा ज्योग्राफी से 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं, तो कौन कौन सा एरिया ज्यादा कवर होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं इसी सीक्वेंस में हमारी क्लासेस भी चलेंगी। सबसे पहले हम आपके सामने ले आएंगे मैप मैजिक। मैप मैजिक यानी पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, हम पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पे ट्रेवल करेंगे। आप जानते हैं वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। न्यूजीलैंडिया जो कॉन्टिनेंट डूब चुका है, ऐसे 8 कॉन्टिनेंट थे। 7 कॉन्टिनेंट, जैसे सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप अपने पापा का नाम लो या अपनी मम्मी का नाम लो, तो क्या उनका इमेज आपके दिमाग में आ जाता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर आ जाता है। जैसे मम्मी का नाम लेता हूँ, पापा का नाम लेता हूँ, तो मैं पूरा चेहरा मेरे दिमाग में आ जाता है। लेकिन क्या आप एशिया का नाम लेते हो, नॉर्थ अमेरिका का नाम लेते हो, यूरोप का नाम लेते हो, वो दिमाग में आता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने बार बार देखा ही नहीं है। तो एटलस पे जो ये वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस होती है, यहाँ चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, मैप बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो हमें पहले पॉलिटिकल मैप पे कमांड होनी चाहिए। पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या? जैसे आप देखेंगे इंडिया, इंडिया अगर एक पॉलिटिकल मैप डिस्कस करो तो इंडिया एक नेशन और उसमें 28 स्टेट हैं, इतने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ऐसे ही वर्ल्ड के में कहां कहां कंट्री कैसे लोकेटेड है, कहां कहां पर क्या है,
नॉर्थ एशिया किसे बोला जाता है, सेंट्रल एशिया किसे कहा जाता है, मिडल ईस्ट कंट्री किसे कहते हैं, साउथ एशिया किसे कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया किसे कहा जाता है, बाल्टिक नेशन क्या होते हैं, नॉर्डिक स्टेट क्या होते हैं, अल्पाइन स्टेट क्या होते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? और जब आपको पूरे सात सेवन कॉन्टिनेंट का ज्ञान हो जाएगा, तभी आप उन सारे कॉन्टिनेंट में आप उनके, जैसे एंडीज माउंटेन कहाँ लोकेटेड है, रॉकीज माउंटेन कहाँ लोकेटेड है, समझ में आ रही बात की नहीं? अब ये सारी चीजें आप मैप पे बैठा सकते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? तो कम से कम आप देखेंगे 5 to 6 क्लास लगभग हम केवल पॉलिटिकल वर्ल्ड में पॉलिटिकल मैप पे आपको समझाते हैं, ताकि आपके दिमाग में मैप बैठ जाए और प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चन को आप टैकल कर पाए। तो 5 to 6 क्लास के बाद हम आएंगे सिंपल दूसरे टॉपिक पे, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, अभी मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया। तो इंडियन ज्योग्राफी, प्रीलिम्स में इंडियन ज्योग्राफी का रोल बहुत ज्यादा डोमिनेटेड होता है। सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं, और खासकर कुछ क्वेश्चंस अरुणाचल प्रदेश से भी इंक्लूडेड होते हैं, अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से भी रिलेटेड होता है। तो उसको भी हम इसी में कवर करते हुए बढ़ेंगे। तो जब इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास जब तक चल, आप इंडियन ज्योग्राफी जब मैं शुरू करूंगा, मैं आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड पढ़ा चुका हूंगा। तो जैसे जैसे इंडियन ज्योग्राफी चलेगी, तो साथ साथ में आप जो पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड मैंने आपको पढ़ाया है उसे रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, साथ साथ वो काम करते रहिए। फिर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते रहेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते जब इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, तब हम दोबारा जाएंगे मैप मैजिक पे। थर्ड, मैप मैजिक। हम दोबारा मैप मैजिक में जाएंगे। अब वहां पर हमने पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड सीख लिया है। अब सारी कंट्रीज उंट्रीज आपके दिमाग में है, सारा कॉन्टिनेंट आपके दिमाग में बस चुका है। तो हम यहाँ पर इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे इस मैप मैजिक में। अब आप पढ़ेंगे फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। अब आप फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड को आसानी से सीख जाएंगे, और फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड में आप माउंटेन के बारे में सीखेंगे, रिवर्स के बारे में सीखेंगे, डेजर्ट के बारे में सीखेंगे, ग्लेशियर के बारे में सीखेंगे, कहाँ कैसे कौन सी चीजें लोकेटेड हैं, तो इनके बारे में सीखेंगे। तो ये हमारी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी रहेगी। और ये कम से कम आप जानिए 30 to 35 क्लासेज में कंप्लीट होता है। 35 क्लासेज आपकी इसमें लगती हैं, और इस 30 to 35 क्लासेज में यहाँ से आप देखेंगे जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो लगभग आपके 20 से 22 क्वेश्चन, फ्रॉम 20 to 22 क्वेश्चन आपके यहाँ मैप बेस्ड क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी और मैप बेस्ड क्वेश्चन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं, जो मैंने एनालिसिस किया है। समझ में बात की नहीं? ये हमारे प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी रहेगी। जब हमें प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी 30 to 35 क्लास में कवर कर चुके होंगे, तब हम मेंस की स्ट्रेटजी में जाएंगे। और ज्योग्राफी का जो आपका मेंस का स्ट्रेटजी है, मेंस स्ट्रेटजी, तो मेंस की स्ट्रेटजी में अब हमारे पास जो टॉपिक है, क्योंकि अब आप पूरा वर्ल्ड मैप घूम चुके हो, पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके हो, वर्ल्ड का पॉलिटिकल भी आप सीख चुके हैं, वर्ल्ड का फिजिकल भी सीख चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, लगभग 90% आप प्रीलिम्स के एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए रेडी हैं। एक दो क्वेश्चन जो आपके यहाँ से फंडामेंटल आप ज्योग्राफी से आते हैं, जिनका रोल प्रीलिम्स में कम लेकिन मेंस में ज्यादा होता है, उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम 3 मेजर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एक हम तो पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, यहाँ पर पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर, सारे लैंड फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि हिमालय कैसे बना, रॉकीज माउंटेन कैसे बने। अब क्योंकि आप वर्ल्ड का पॉलिटिकल और वर्ल्ड का फिजिकल सीख चुके हैं, रॉकीज माउंटेन आपके दिमाग में है, एंडीज माउंटेन आपके दिमाग में है, एल्प्स माउंटेन आपके दिमाग में है, हिमालय पूरा आपके दिमाग में है, तो वो कैसे बने, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो मेंस में पूछा जाता है, मैकेनिज्म पूछी जाती है, उनके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे, क्रिएशन के पीछे का जो साइंस पूछा जाता है, वो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। फिर हम क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ओशिनोग्राफी के बारे में बात करेंगे,
यहाँ पर हम साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जो एक साइंटिफिक चीजें होती हैं, और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। और ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपके सिलेबस में मेंशन है, क्लियरली दिया गया है, हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आप ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं आप, और वर्ल्ड में हम यही नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, जो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारी रहेगी प्रीलिम्स की और मेंस की स्ट्रेटजी, और ये आपका सिलेबस। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।